हाय, मैं हूं डॉक्टर हारिस मलिक। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में ये दिखाऊंगा कि कैसे आपका जो सेकेंडरी डेटा है वो आप जो कंपनीज होती हैं उनकी एनुअल रिपोर्ट्स या जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होती हैं उनमें से आप सेकेंडरी डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसे एक्सेल में कैसे अरेंज करते हैं। और उसके बाद मैं ये दिखाऊंगा कि आप कैसे उस डेटा को स्टेटा सॉफ्टवेयर जो कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए यूज़ होता है उसमें कैसे डेटा को इंपोर्ट करते हैं। तो लेट्स सपोज कि ये आपका एक मॉडल है जिसमें आपके पास ये दो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, रिटर्न ऑन एसेट एंड रिटर्न ऑन इक्विटी, और ये इन दोनों वेरिएबल्स का जो है ये फार्मूलाज हैं। ठीक हो गया। इसी तरह से आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं जिसमें साइज़ है जो कि मेजर किया गया है एसेट से। इसी तरह से कैपिटलाइजेशन है जो कि मेजर की जाएगी इक्विटी डिवाइडेड बाय एसेट रेशियो से। इसी तरह से लेवरेज है, उसको मेजर करने के लिए ये लायबिलिटीज़ डिवाइडेड बाय एसेट ये रेशियो यूज़ होगी। इसी तरह से लिक्विडिटी है, इसका जो इसकी जो रेशियो है इसको कैलकुलेट करने के लिए वो है कैश एंड बैंक डिवाइडेड बाय कैश और बैंक डिवाइडेड बाय एसेट्स। इस तरह से ऑपरेटिंग कॉस्ट है, इसका जो प्रॉक्सी है जिसको हम ये कह सकते हैं कि इसको हमने कैसे मेजर करना है उसके लिए अपना ये रेशियो गिवन है। और इसी तरह से एज जो है, एज ऑफ द इंस्टीट्यूशन, कोई भी आपका सैंपल हो उसकी एज जिस पे आप रिसर्च कर रहे हैं तो वो नंबर ऑफ ईयर्स फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन। ठीक है। अब लेट्स सपोज आपने एक रिसर्च करनी है बैंकिंग सेक्टर के ऊपर और आप इन तमाम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का इम्पैक्ट चेक करना चाहते हैं इन दो डिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर, जो कि ये दोनों डिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हैं ये प्रॉफिटेबिलिटी के इंडिकेटर्स हैं, रिटर्न ऑन एसेट्स भी और रिटर्न ऑन इक्विटी भी, और ये इनके रेशियोज हैं कि आप इन्हें कैसे मेजर कर सकते हैं। स्टैटिस्टिकल टर्म में इन्हें हम प्रॉक्सी बोलते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी की दो प्रॉक्सीज हैं, रिटर्न ऑन एसेट्स और रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक हो गया। तो अब आपने ये डेटा कैसे आपने एक्सेस करना है, आपको कैसे ये डेटा मिलेगा। अब ये जो रिसर्च है ये प्राइमरी रिसर्च नहीं है, इसमें कोई भी क्वेश्चन फिल नहीं हो रहा। ये रिसर्च है कि आपके पास जो है आप ये चाहते हैं कि आपके जो बैंकिंग सेक्टर है उनके इन तमाम जो हेड्स हैं इनका इम्पैक्ट उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे कैसे होता है। तो अब आपको ये सब डेटा चाहिए। ठीक हो गया। अब ये डेटा आप कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। हर बैंक ने अपनी वेबसाइट पे एनुअल रिपोर्ट्स जो हैं वो पब्लिश की होती हैं, वहाँ पे उनके पास डेटाबेस है, वहाँ पे वो मेंटेन होती हैं। तो आप एनुअल रिपोर्ट जो है वो बैंक्स की जो वेबसाइट है वहाँ से डाउनलोड करेंगे और उसके बाद मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई हैं 5 बैंक्स का। मैं आपको एक सैंपल जो है वो करके दिखाऊंगा कि कैसे आप जो है उनको डेटा जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। लेट्स सपोज जी आप ये रिसर्च करना चाहते हैं अपने बैंक्स के ऊपर और आपका जो सैंपल है वो 5 ईयर सैंपल है। ठीक है। और जिसमें जो आपका टाइम सीरीज होगी वो 3 ईयर है। तो मैंने वैसे ऑलरेडी जो है वो शीट मेंटेन की हुई है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये मैंने इन्फॉर्मेशन कैसे एक्सट्रैक्ट की है फ्रॉम दीज रिपोर्ट्स। ये जो है 5 हमारे पास बैंक का सैंपल है, 5 बैंक हैं हमारे सैंपल में। देखें 1 2 3 4 5, और जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है वो हमारे पास है 16 का, 2017 का, 2018 का। ठीक है। ये जो डेटा होता है इस तरह का कि जिसमें मोर देन वन वो हों आपके पास क्रॉस सेक्शन जो ऑब्जेक्ट हों। इसमें देखें 5 बैंक्स हैं, पाकिस्तानी बैंक्स हैं ये। 1 ABL है, HBL है, ABL एलाइड बैंक, हबीब बैंक, MCB लिमिटेड, MCB बैंक लिमिटेड, और ये NBP नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, और ये यूनाइटेड बैंक लिमिटेड UBL बैंक जो है। तो ये 5 जो बैंक्स हैं ये पाकिस्तान के 5 पाकिस्तानी बैंक्स का सैंपल है और उसका जो डेटा है वो 3 इयर्स का लिया है। एक बैंक का डेटा जो है वो 3 इयर्स का डेटा अवेलेबल है। तो इस तरह का जो डेटा सेट होता है या आपका सैंपल होता है जिसमें जो आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसे हम क्रॉस सेक्शन बोलते हैं, वो अगर एक से ज़्यादा हों, इसमें 5 हैं, और जो आपकी टाइम सीरीज़ हो कि आप कितने साल के डेटा पे रिसर्च करना चाहते हैं, वो भी अगर एक से ज़्यादा हो तो वो आपका जो है वो फाइनल डेटा होता है। ठीक है। तो
अच्छा, इसमें जो है सबसे पहली चीज़ जो बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब भी आप कोई भी इस तरह की रिसर्च पे जब आप कोई डेटा एक्सट्रैक्ट करने लगें, तो डेटा को मेंटेन करने के लिए सबसे पहले आप जो है आईडी जो है वो आप मैनुअली ऐड करते हैं। आईडी जो है एक वन टाइप ऑफ जो ये रैंडम आइडेंटिफायर होता है, जो एक आपका जो क्रॉस सेक्शन होता है उसको क्या है ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ABL 1 है, आगे फिर ABL है, फिर ABL है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 3 इयर्स का डेटा है। तो ABL जहाँ जहाँ होगा उधर 1 1 आएगा, ठीक हो गया। इसी तरह से HBL है, अगेन हमारे पास 3 इयर्स का डेटा है, तो ये ID भी इसके साथ 2 2 आएगी, एंड सो ऑन। इस तरह से आप इसको जो है वो रिपीट करेंगे। अगर आपके पास ये तो 5 सैंपल, अगर आपके पास 500 भी होते तो ऐसे ही कंटिन्यू रहता। इसी तरह से जो नेम्स हैं वो भी यहाँ पे देखें कि ये रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि आपके पास जो डेटा सेट है वो आपके पास 3 इयर्स डेटा है। तो अगर यहाँ पे आपके पास 10 इयर्स डेटा होता, लेट्स सपोज जी 2010 से 2018 तक भी होता अगर, तो वो 18 ईयर्स 8 ईयर ऑलमोस्ट बनता है। तो ये जो नेम है एक बैंक का वो भी 8 बार जो है ये रिपीट होगा। तो क्योंकि अगर इसको सिर्फ हम 1 टाइम करेंगे, अगर मैं यहाँ से ये डिलीट कर देता हूँ लेट्स सपोज, और यहाँ से ये आईडी डिलीट कर देते हैं, तो ये जो है ये मिसिंग वेरिएबल में एक्चुअली चला जाता है। तो जो सॉफ्टवेयर है वो इसको, क्योंकि हमें इसकी भी ज़रूरत पड़ती है एनालिसिस में, तो बहरहाल ये इसका फॉर्मेट है। इस डेटा में जब भी आप इस तरह की कोई भी सेकेंडरी डेटा जो है वो एंटर करेंगे, तो यहाँ पे कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे कंट्रीज़ भी हो सकती हैं। कंट्रीज़ की जगह लेट्स सपोज आप इसको पाकिस्तान कर दें, ये आप इंडिया कर दें, ये आप चाइना कर दें, ये आप बांग्लादेश कर दें, और ये आप कोई जापान कर दें, तो ये उनका 3 इयर्स का डाटा आप कोई भी रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो बहरहाल ये हम बैंकिंग की बात कर रहे हैं। तो ये 5 बैंक्स का मेरे पास सैंपल है, जिसमें डेटा सेट जो है मेरा 3 इयर्स का है। और इस तरह से पहले आपने आईडी जो है वो एंटर करनी है। आपके पास जितने भी सैंपल में जितने भी इंस्टीट्यूशंस हों, कंट्रीज हों, वटेवर योर सैंपल इज, जितने भी क्रॉस सेक्शन हो उनको आपने ऐसे पहले अरेंज करना है, फिर उनके नेम्स को ऐसे अरेंज करना है, फिर उनके ईयर्स को इस तरह से आपने जो है, पहले तो ये 3 बेसिक चीज़ें आप समझ लें। ईयर जो है 2016 ABL का, 2017 ABL का, और 2018 भी ABL का। फिर यहाँ देखें HBL का भी 2016 अगेन रिपीट हो रहा है, क्योंकि हमारा सैंपल है 3 इयर्स का टाइम सीरीज हमने लिया। तो हर बैंक जो आपका क्रॉस, इसमें बैंक है तो मैं बैंक की बात करूँगा, तो हर बैंक का 3 इयर्स का डाटा सेम टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। इसका भी 2017 2018 का है, इसका भी 16 17 और 18 का है, और इसका भी 16 17 और 18। यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताता चलूँ, अब यहाँ पे तो आपने देखा कि हर बैंक का 3 साल का डेटा अवेलेबल है, तो ये इक्वल डेटा है। व्हाट इफ अगर किसी बैंक की जो एनुअल रिपोर्ट है उसकी वेबसाइट पे 2018 की अभी एनुअल रिपोर्ट पब्लिश ही नहीं हुई, 16 और 17 की जो है लेकिन 18 की अवेलेबल ही नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे? तो फिर आप जो है, अगर आपके पास सिर्फ इस बैंक की 2 इयर्स की रिपोर्ट अवेलेबल है, तो आप सिर्फ यहाँ पे 2 ईयर से कंसिडर करोगे। आगे 18 वाला ये पूरी रो जो है इसमें से, लेट्स सपोज मैं ये कहता हूँ कि इस बैंक का सिर्फ 2 इयर्स का डाटा अवेलेबल है, 18 का है ही नहीं, तो आप इसको फिर 2 ईयर्स तक का डेटा यहाँ पे एंटर करोगे, ठीक है। तो इस तरह का जो डेटा होता है ये अनबैलेंस्ड फाइनल डेटा होता है। और अगर आपके पास इक्वल टाइम सीरीज हो और इक्वल जो आपके पास ईयर हो, तो वो फिर आपका फाइनल डेटा होता है, बैलेंस्ड फाइनल डेटा होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा जब हम सॉफ्टवेयर में एंटर करेंगे, सॉफ्टवेयर बताएगा कि आपके पास बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। मैं इसको अंडू कर रहा हूँ। अच्छा, अब जो है ये तो मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले ये चीज़ें आपने मैनुअल कर लेंगे अपने सैंपल के हिसाब से। अब देन आप अपने टॉपिक पे आएँ। ये आपके जो है वेरिएबल्स हैं जो आपको चाहिए, ये मैंने रिपोर्ट्स डाउनलोड की हुई हैं इन रिपोर्ट्स में से 5 बैंक्स की, ठीक है। मैं सिर्फ आपको 2 या 3 साल का करके दिखाऊंगा, देन यू हैव टू फॉलो द सेम प्रोसीजर फॉर यू। तो अब यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले आपको अपना रिटर्न ऑन एसेट कैलकुलेट करने के लिए आप उसका इसका जो रेशो है वो ये है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। तो अब इसमें सबसे पहले आपको नेट प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। इसके लिए एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जब भी आप सेकेंडरी डेटा एक्सेस करना चलते हैं या करना स्टार्ट करते हैं, तो आपके टॉपिक के बारे में अंडरस्टैंडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आपको पता होना चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट बड़े क्लियर होने चाहिए कि नेट प्रॉफिट कहते किसे हैं, और नेट प्रॉफिट के अल्टरनेट नेम्स क्या हो सकते हैं, और नेट प्रॉफिट किस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गिवन होता है।
तो नेट प्रॉफिट जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम जो होती है उसका ये क्या होता है, हेड होता है। ठीक है, तो अगर मैं जो है, हमें सबसे पहले नेट प्रॉफिट चाहिए। मैं आता हूँ अपने इस शीट में, मेरे पास क्या है, ABL। ठीक हो गया, ABL की मैं 2016 की रिपोर्ट ओपन करूँगा, वहाँ से मैं जो है वो नेट प्रॉफिट जो है वो अपना कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूँगा। अच्छा, सबसे पहले फिर आपने ये जो आपके वेरिएबल्स हैं आपने ये अरेंज कर लेने हैं कि आपको इनमें से कौन कौन से वेरिएबल्स चाहिए। ठीक है, नेट सपोज आपको नेट प्रॉफिट चाहिए। नेट प्रॉफिट को जो प्रैक्टिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ट्रीट किया जाता है वो नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो ये उसका अल्टरनेट नेम है। अगर मैं यहाँ आपको कोई भी इनकम स्टेटमेंट ओपन करके दिखाऊं, लेट्स सपोज ये एक मेरे पास ये HBL की एनुअल रिपोर्ट है मेरे पास, तो यहाँ पे देखें ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन जो है ये बेसिकली आपके पास क्या होता है, ये आपके पास नेट प्रॉफिट होता है। प्रैक्टिकली जब ये रिपोर्ट की जाती है इनकम स्टेटमेंट को, अब बुक्स में तो थोड़ा डिफरेंट होता है, बुक्स में नेट प्रॉफिट ही लिखा जाता है, लेकिन बट इन प्रैक्टिकली जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनमें हर कंट्री के डिफरेंट होते हैं। पाकिस्तान में जो है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन जो है वो अपना लिखा जाता है। तो इस तरह से कंट्रीज, कुछ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो जो कंट्रीज सेम फॉलो कर रही हैं तो उनका फॉर्मेट सेम होता है हर कंट्री में। तो यहाँ आपको चाहिए सबसे पहले नेट प्रॉफिट, जिसको प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन भी कहते हैं। ये देखें, ये इंडियन है, उसका हेड लिखा हुआ है, ये मैंने ऑलरेडी कॉपी किया हुआ डेटा भी मैं लिखाऊंगा। आप यहाँ पे उसका नेम लिख दें, पहले आपको जो से वेरिएबल चाहिए, देन आपको टोटल एसेट्स चाहिए, ये मैंने यहाँ पे एसेट्स लिख दिए हैं। उसके बाद आपको टोटल इक्विटी चाहिए, ये मैंने यहाँ पे इक्विटी लिखी हुई है। उसके बाद आपको अगेन इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए आपको क्या चाहिए, एसेट्स चाहिए, वो हमने ऑलरेडी ले लिए हैं, एसेट्स हमें दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से कैपिटलाइजेशन को मेजर करने के लिए हमें इक्विटी डिवाइडेड बाय एसेट्स जो है ये रेशियो हमें कैलकुलेट करनी है। इसमें हमें इक्विटी और एसेट्स चाहिए, ये हमने ऑलरेडी जो है ले लिए हैं, इक्विटी भी और एसेट्स भी, हमें अगेन इसको लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर हम इधर आ जाएँ, लिवरेज को मेजर करने के लिए हमें लाइबिलिटीज़ को डिवाइड करना है एसेट्स से। एसेट्स हमारे पास ऑलरेडी हैं, अब हमें लाइबिलिटीज़ चाहिए, तो आप अपने लाइबिलिटीज़ को भी यहाँ पे लिख दें, मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं। इसी तरह से लिक्विडिटी जो है, लिक्विडिटी के लिए आपको कैश और बैंक चाहिए डिवाइडेड बाय एसेट्स, तो जो है ये कैश और बैंक जो है ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ले लिया हुआ है। इस तरह से ऑपरेटिंग कॉस्ट को मेजर करने के लिए आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय एसेट्स चाहिए। एसेट्स हमारे पास ऑलरेडी हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमने ये मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, जिसको मैंने एब्रिविएशन फॉर्म में लिखा करके शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, OPE एक्सपेंस। इसी तरह से आपको फिर क्या चाहिए, नेक्स्ट आपको एज चाहिए। एज का जो हम कैसे मेजर करेंगे, नंबर ऑफ ईयर्स फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन, मीन्स कि जिस दिन ये बैंक, जो 5 बैंक हैं वो इनकॉर्पोरेट हुए थे, उस टाइम से लेके आपके इस ईयर तक। लेट्स सपोज अगर मैं 2016 की बात करूँ, ये बैंक लेट्स सपोज 2000 में इनकॉर्पोरेट हुआ था, तो 2000 से लेके 2016 तक इसको 16 साल हो गए हैं, तो यहाँ एज में 16 ईयर आ जाएगा। इसी तरह से 17 तक फिर इसमें 1 साल ऐड कर देंगे, ये 17 ईयर हो जाएंगे, और इस तरह से 18 में ये 18 ईयर हो जाएंगे। तो इसी तरह से आपने एज कैलकुलेट करनी है अपने इंस्टीट्यूशन की कि इनको कितने साल हुए हैं इनकॉर्पोरेट हुए हुए। तो अभी मेरे पास सिर्फ जो है 2018 की रिपोर्ट है, मैं 2018 का आपको करके दिखाऊंगा कि मैंने कैसे इन्फॉर्मेशन में आपसे वेरीफाई अभी आपको कर देता हूँ कि ये मैंने कैसे एक्सट्रैक्ट की हुई है, बाकी आप खुद कर लीजिएगा। तो अगर मैं स्टार्ट करूँ ABL की रिपोर्ट से, तो ABL की रिपोर्ट मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी जो है ये ABL की 2018 की रिपोर्ट मैंने डाउनलोड की हुई है। अच्छा, इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने कंसोलिडेटेड और अनकंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बड़ा ख्याल करना है, क्योंकि कुछ कम बैंक्स या कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे होते हैं जिनकी सब्सिडरीज भी होती हैं, तो वो पूरे ग्रुप की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो कंसोलिडेट करके रिपोर्ट कर देते हैं एनुअल रिपोर्ट में। तो आप जब बैंकिंग की बात कर रहे हैं तो आपने सिर्फ उनका जो बैंकिंग बिजनेस है उनकी रिपोर्ट्स लेनी है। तो इसलिए हमेशा ये जो प्रेफरेबल चीज़ होती है वो ये होती है कि आप जिस भी सेक्टर पे काम कर रहे हो उस सेक्टर की पर्टिकुलर अनकंसोलिडेटेड आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लें। तो ये हम, क्योंकि ये बैंकिंग पे हमने
ये रिसर्च कर रहे हैं हम, ये वाली जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो हमने सिर्फ बैंक्स की जो है वो ABL का जो बैंकिंग ऑपरेशन है उसके हमें रिपोर्ट चाहिए। इसी तरह से कुछ बैंक्स ऐसे हैं पाकिस्तान में जिन्होंने इस्लामिक विंडोज़ अपनी ओपन की हुई हैं, इस्लामिक बैंकिंग ऑपरेशन भी अपने स्टार्ट किए हुए हैं। ठीक है, तो अगेन आपने डिसाइड करना है कि क्या आपने इस्लामिक कंसोलिडेटेड, कन्वेंशनल और इस्लामिक दोनों को ऐड करके रिपोर्ट्स लेनी है। अगर आप ऐसे लेंगे तो फिर आप हर बैंक की ऐसे लेंगे, लेकिन फिर इसमें अगेन जो है बायसनेस आ जाती है, क्योंकि कुछ बैंक्स ऐसे हैं जिनकी इस्लामिक विंडोज़ नहीं है। तो फिर क्या होता है, अगर एक बैंक का डेटा कन्वेंशनल और इस्लामी का आप कंबाइन करके ऐड करेंगे और एक बैंक का सिर्फ कन्वेंशनल का करेंगे तो डेटे में बायसनेस हो जाएगी, उनके जो रिजल्ट्स हैं वो डिफरेंट, क्योंकि वो दो टाइप ऑफ बिजनेस से वो उनके जो ऑपरेशंस हैं वो जनरेट हो रहे हैं, जो हेड्स हैं, और एक बैंक का सिर्फ कन्वेंशनल से है। तो इस वजह से जो इनमें सिमिलरिटी है ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं सिर्फ फिलहाल आप जो मैंने किया है वो तमाम बैंक्स के जो कन्वेंशनल बिजनेस हैं, बैंकिंग ऑपरेशन हैं, उनकी जो अनकंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वहाँ से मैंने डेटा जो है वो मैं कॉपी पेस्ट किया। और इसमें एक और चीज़ जो है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स अकाउंटिंग ऑपरेशंस, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। बहरहाल ये एक फॉर्मेट होता है, एक ये एनुअल रिपोर्ट है, ये काफ़ी बड़ी एनुअल रिपोर्ट है, तो मैं डायरेक्ट जो है अनकंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने ओपन किया आपको दिखाने के लिए। इस तरह से कुछ फॉर्मेट होता है। पाकिस्तान के जितने भी बैंक्स हैं उनकी ये इनकम स्टेट, इनकी ये बैलेंस शीट है और ये इस तरह उनकी इनकम स्टेटमेंट है। ये इनकम स्टेटमेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इस तरह से ये कुछ गिवन होती है जिसमें 2 ईयर्स का डेटा हमेशा होता है। कंपैरेटिव डेटा जो है वो गिवन होता है। कुछ कंपनीज का आजकल जो है वो 3 ईयर्स का भी है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो बहरहाल 2 ईयर्स जो है वो मिनिमम होता है कि हमेशा कंपैरेटिव जो है वो फॉर्म में डेटा रिपोर्ट किया जाता है, ताकि रिव्यूअर जो रीडर हैं जो उसको रिपोर्ट्स को रिव्यू कर रहे हैं वो इजीली करंट परफॉर्मेंस को प्रीवियस परफॉर्मेंस से कंपेयर भी कर सकें, क्या इंक्रीज डिक्रीज हुआ है, बेटर हुआ या परफॉर्मेंस डिक्लाइन की है। बहरहाल जी, तो यहाँ से एक और फ़ायदा भी है, आप यहाँ से 2 ईयर्स का डेटा डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। ये बेसिकली 2018 की रिपोर्ट है, इसमें प्रीवियस का डेटा भी अवेलेबल है। तो इसमें कुछ रीस्टेटेड का एक कॉन्सेप्ट होता है, मैं इसके अभी आपको उसके बारे में नहीं डालना चाहता, आप इसको सिर्फ इग्नोर कर दें। एक और चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट होती है कि ये जो वैल्यूज़ होती हैं, आपने ये देखना है कि ये मिलियंस में है या 1000 में है। पाकिस्तान के जितने भी बैंक्स हैं उनकी वैल्यूज़ 1000 में गिवन होती हैं। ठीक है, मीन्स इस ये वैल्यू के आगे 3 डिजिट्स और हैं जो कि ओमिट किए गए हैं, तो ये वैल्यू 1000 में है। एक और चीज़ आपको ख्याल करना है कि जब भी आपने डेटा पुट करना है, अगर किसी भी बैंक का वैल्यू 1000 में नहीं है, लेट्स सपोज ये वैल्यू 1000 में नहीं है, ये ओरिजिनल वैल्यू, तो फिर आप ये लेट्स सपोज कि आपने एक बैंक की वैल्यू ये 1000 में है, आपने ये कॉपी करके पेस्ट कर दिया, ठीक है, लेकिन किसी और बैंक की वैल्यू 1000 में नहीं थी, वो ओरिजिनल फिगर है, तो फिर आपने लास्ट 3 डिजिट छोड़ देने हैं। तो आपने इस चीज़ का बड़ा ख्याल करना है। अगर आप वैल्यूज़ 1000 में रिपोर्ट कर रहे हैं तो आप 1000 में करेंगे, अगर आप वैल्यूज़ मिलियंस में रिपोर्ट कर रहे हैं तो फिर आप मिलियंस में रिपोर्ट करेंगे। तो सिमिलैरिटी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वरना आपका डेटा जो है वो रिजल्ट्स आपके बायस हो जाएंगे, आपका डेटा इनकरेक्ट होगा। बहरहाल लेट्स सपोज सबसे पहले आप इसकी अरेंजमेंट मैंने ऐसे की हुई थी, आप जैसे मर्जी कर लें। सबसे पहले जी मेरे पास मुझे कैश चाहिए ABL बैंक का 2018 का, ठीक है। ये कैश जो है वो मैंने, आप यहाँ पे आ जाएं, कैश पे देखें, ये एसेट्स में सबसे पहले कैश एंड बैलेंस गिवन है विद ट्रेजरी बैंक, और ये देखें ये कैश की आगे फिगर है बड़ी 99 अपना बिलियन रुपीज़ का जो है वो एसेट्स, वो कैश जो है वो इन हैंड था, कैश एंड बैलेंसेस विद ट्रेजरी बैंक्स एट द एंड ऑफ December 31, 2018। ये एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं। बैंक्स का जो साल क्लोज होता है वो कैलेंडर ईयर होता है, वो कैलेंडर ईयर को फॉलो करते हैं, जो कि 31 दिसंबर को क्लोज हो जाता है। तो ये उनकी फिगर्स हैं, आप इसको कॉपी करके यहाँ पे आपने पेस्ट कर दिया, मैंने ऑलरेडी की हुई है, ठीक है। देखें 99 188 414 सेम फिगर है, ठीक है। इसी तरह से आपको इस बैंक की 2018 की फिगर भी चाहिए, इसी सेम हेड की कैश की। तो ये देखें, ये यहाँ से आपने जो है इसको अगर कॉपी करें 85 बिलियन रुपीज़, ये देखें मैंने ऑलरेडी ये भी यहाँ से कॉपी करके हमें पेस्ट किया हुआ। इसी तरह से आप एसेट्स पे आ जाएं। अब आपको इस 2016 आप खुद कर लेंगे, मैंने सिर्फ 18 और 17 का मैं आपको सिर्फ जो है वो दिखा रहा हूँ। इस तरह से अब आपको एसेट्स चाहिए। एसेट्स जो हैं वो कहाँ पे रिपोर्ट किए जाते हैं, आपको पता है ये बैलेंस शीट का पार्ट होते हैं। तो ये देखें, ये एसेट्स हैं, एसेट्स में ये तमाम किस्म के एसेट्स हैं।
जिसमें करंट एसेट्स भी हैं, इन्वेस्टमेंट और आपके पास फिक्स एसेट्स भी हैं। ये देखें, ये दोनों कंबाइन करके ये इनकी फिगर जो है यहाँ पे ये टोटल एसेट्स की ये फिगर आ गई। तो ये ऑलमोस्ट जो है 1 ट्रिलियन रुपीज़ के जो एसेट्स हैं ये इसके हैं बड़े ABL के 2018 तक। तो ये देखें, ये सेम फिगर जो है ये मैंने कॉपी करके यहाँ पेस्ट की हुई है, और ये 2017 के एसेट्स की फिगर है, ये यहाँ से कॉपी करके मैंने 1249 देखें 1249 ये मैंने यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट की हुई है। इसी तरह से अब आपको लाइबिलिटीज़ चाहिए। आपको पता है लाइबिलिटीज़ जो इनकम स्टेटमेंट में लाइबिलिटीज़ के सेक्शन में होते हैं। ये देखें लाइबिलिटीज़, तो ये टोटल लाइबिलिटीज़ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म यहाँ पे गिवन है, और ये इनका टोटल यहाँ पे गिवन होता है। तो यहाँ से आप लाइबिलिटीज़ कॉपी करें 1243, यहाँ पे देखें मैंने जो है ऑलरेडी ये लाइबिलिटीज़ 1243 कॉपी कर ली, यहाँ पेस्ट की हुई हैं। इसी तरह से जो ये प्रीवियस ईयर की लाइबिलिटीज़ यहाँ पे 11142 ये मैंने यहाँ पे 11142 ऑलरेडी कॉपी करके पेस्ट किया है। इस तरह से इक्विटी जो है, इक्विटी आपको पता है ये भी बैलेंस शीट का पार्ट होता है। तो इक्विटी ये यहाँ पे गिवन है, ये इक्विटी में कैपिटल है, रिजर्व है, ये उसके जो भी इनके हेड्स होते हैं ये इक्विटी का टोटल गिवन होता है। ये उसके तमाम हेड्स हैं, इनको ऐड करें तो ये इनका टोटल है। तो यहाँ से आप इक्विटी की फिगर जो है वो कॉपी करेंगे 107304, ये देखें ये गिवन है, और ये जो है प्रीवियस ईयर की गिवन है। इक्विटी आप एक और तरह से भी निकाल सकते हैं कि अगर आप एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दें तो भी ये सेम फिगर आपके पास आ जाएगा। अगर आप दोबारा आप इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहते, आप यहाँ पे फार्मूला भी इंसर्ट कर सकते हैं। बहरहाल इसमें कुछ एरर के चांसेस हो सकते हैं, तो आप इट्स बेटर कि आप यहाँ से एग्जैक्ट फिगर जो है कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दें। इसी तरह से अब आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस चाहिए। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हैं, एक्सपेंसेस डेफिनेटली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट होते हैं। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जो कि ऑपरेशन से हट के होते हैं। तो बैंक्स में जो है जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो बेसिकली इंटरेस्ट पेड होता है। आपको पता है बैंक पैसे लोगों से डिपॉजिट लेता है, फिर उस पर और आगे लैंड कर देता है, उस पर इंटरेस्ट अर्न करता है, जिनसे डिपॉजिट लेता है उनको इंटरेस्ट पे करता है। तो बैंक का जो डायरेक्ट कॉस्ट होती है वो इंटरेस्ट एक्सपेंस या इंटरेस्ट पेड होते हैं। तो आपकी ये कॉन्सेप्ट जो है बड़े क्लियर होना चाहिए कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसका डायरेक्ट एक्सपेंस या ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन से होंगे, एक ट्रेडिंग कंपनी है उसके कौन से होंगे, एक सर्विसेज है, सर्विसेज में फाइनेंशियल सेक्टर में, नॉन फाइनेंशियल सेक्टर में कौन से होंगे, फाइनेंशियल में अगेन बैंक्स है, लीजिंग कंपनीज हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं। तो आपको ये कॉन्सेप्ट जो है अपने अकाउंटिंग में बड़े क्लियर होने चाहिए आपके। बहरहाल बैंक की बात कर रहे हैं तो हमें चाहिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यहाँ पे देखें ऑलरेडी गिवन होते हैं, ये नॉन मार्कअप या इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, ये जो एक्सपेंसेस होते हैं ये सब तमाम वैसे यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन भी हैं, लेकिन मैंने इनको जो अदर एक्सपेंसेस हैं वो भी मैंने इसमें ऐड किए हुए हैं, क्योंकि ये तमाम जो है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस जो ऑपरेशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये डिजिट जो है वो मैंने यहाँ से कॉपी करके, अगर आप चाहते हैं तो आप ये भी ऐड कर सकते हैं। देन यू हैव टू डिफाइन कि आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कौन कौन से हेड्स लिए हैं। बहरहाल ये फिगर मैंने जो है ये कॉपी की हुई है यहाँ से 23303, ये देखें, और प्रीवियस ईयर के जो हैं ये 21937, ये देखें ये प्रीवियस ईयर के भी मैंने यहाँ पे कॉपी किए हैं। इस तरह से प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन देखें यहाँ पे गिवन है, ये रहा प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन, इसको यहाँ से कॉपी करें 12880, ये 12880, और ये प्रीवियस ईयर का भी 12880, 16 का ग्रुप कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब आ जाती है एज की बारी। अब एज आपको कैसे पता लगेगा कि ये बैंक कब इनकॉर्पोरेट हुआ था। एक चीज़ कि पाकिस्तान में आपको पता है स्टेट बैंक जो है वो तमाम बैंक्स को रेगुलेट करता है। आप स्टेट बैंक की वेबसाइट से भी इन तमाम बैंक की लिस्ट और इनकी इनकॉर्पोरेशन एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा इनके एनुअल रिपोर्ट्स में भी ये इन्फॉर्मेशन गिवन होती है। कहाँ पे गिवन होती है मैं भी आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही आप ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नीचे आएंगे, सबसे पहले आपके पास बैलेंस शीट आती है, फिर इनकम स्टेटमेंट होती है, उसके बाद दूसरे नंबर पे जो तीसरे नंबर पे आती है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, उसके बाद कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है, और इसके बाद जो है यहाँ से नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। ये देखिए, ये नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जब आप ये स्टेटस एंड नेचर ऑफ द बिजनेस में आएंगे तो यहाँ पे गिवन होता है ऑलरेडी, बहुत सारे बैंक्स में लिखा होता है कि ये बैंक कब इनकॉर्पोरेट हुआ था पाकिस्तान के अंदर। और अगर ना भी गिवन हो तो आप इसको जो है वो अपना क्या कहते हैं,
स्टेट बैंक की वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हैं कि ये जो बैंक है ये कब इनकॉर्पोरेट हुआ था, अदरवाइज यहाँ पे लिखा होता है। इन्होंने नहीं लिखा हुआ, तो वो जो मैंने इन्फॉर्मेशन है बेसिकली वो मैंने जो है स्टेट बैंक से ली हुई थी ऑलरेडी। और इसके अलावा अगर मैं इसको अगेन सर्च करता हूँ, मे बी मुझे मिल जाए इस रिपोर्ट में से भी, मैं आपको दिखा देता हूँ। इनकॉर्पोरेशन, जी इन्होंने आगे ईयर जो है वो मेंशन नहीं किया हुआ, बहरहाल यहाँ पे अवेलेबल होता है। आप किसी और रिपोर्ट में देखेंगे तो वो हो सकता है मिल जाए। तो अगर आप 16 की प्रीवियस ईयर रिपोर्ट पर देखेंगे यहाँ से मिल जाएगा, अदरवाइज आप स्टेट बैंक से इसको एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल इस तरह से जो है वो आप जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्सेस करते हैं। फिर ये मैंने एक बैंक का आपको 2 ईयर्स का दिखा दिया, इसी तरह से आप बाकी बैंक्स का भी सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए डेटा एंटर कर सकते हैं आप। इसी तरह से जैसे HBL की अगर मैं बात करूं तो एक क्विक जल्दी से मैं आपको सिर्फ एक जो है वो दिखा देता हूं इन बैंक्स की। इस तरह से HBL के अगर हम कैश की बात करें तो देखें 2018 में 2661 है, ये देखें 2666 अवेलेबल है। इसी तरह से प्रीवियस अगर आप डेटा वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अच्छा देखें इस बैंक ने 3 इयर्स का डेटा जो है वो यहाँ पे रिपोर्ट किया हुआ है, तो विच इज़ गुड। आप एक रिपोर्ट से 3 साल का डेटा जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह से आप अगर मैं MCBL पे चला जाऊँ, ये MCB बैंक की एनुअल रिपोर्ट है, ये उसकी अनकंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है जो कि बैलेंस शीट होती है। यहाँ पर देखें कैश जो है ये 103 अपना मिलियन 103 बिलियन जो है रुपीज़, ये यहाँ पे देखें ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया हुआ है। इसी तरह से NBP में चले जाएँ, ये NBP की अनकंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। इसका देखें 2018 में जो कैश बैलेंस था एंडिंग क्लोजिंग बैलेंस वो 247 बिलियन का है, ये देखें 247 बिलियन का है। इस तरह से यूबिल में चले जाएँ तो वो 183 बिलियंस का है, ये देखें यूबिल का 2018 में 183 बिलियन का। इसी तरह से आप सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्सेस कर लें। इसके बाद देखें अब आपने इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर ली, अब आपने क्या करना है, आपको आपके टॉपिक पे जाएं तो आपको ये रेशियोज कैलकुलेट करनी है, ठीक है, विच इज़ वेरी सिंपल। आप यहाँ पे जाएं, सबसे पहले आपको रिटर्न ऑन एसेट चाहिए, यहाँ पे देखें, फिर आपको रिटर्न ऑन इक्विटी चाहिए, फिर आपको एसेट्स चाहिए वो ऑलरेडी गिवन है, कैपिटलाइजेशन चाहिए आपको, इसको मैं कैप कर देता हूँ, फिर आपको लिवरेज चाहिए, इसको मैं LEV कर देता हूँ, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ ईज के लिए। लिक्विडिटी चाहिए आपको, इसको मैं LIQ कर देता हूँ, और ऑपरेटिंग कॉस्ट चाहिए आपको, उसको मैं ऐसे कर देता हूँ, और एज चाहिए तो एज ऑलरेडी आपके पास यहाँ पे गिवन है। तो ये तो थे आपके पास मेन हेड्स इन रेशियोज को कैलकुलेट करने के लिए। अब आपने एक्चुअल आपके जो वेरिएबल्स हैं वो ये वाले हैं, ठीक है, ये 2 आपके डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, ये 4 और एक एज, ये आपके 5 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, 3 6 एक एसेट भी है ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है। तो ये आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर आपको एक्सेल यूज़ करना आता है विच इज़ वेरी सिंपल, आप सिंपली यहाँ पे फार्मूला जो है वो एक्सेल में लगाएं, उसको कॉपी पेस्ट करें, आपकी सारी वैल्यूज जो है वो कॉपी पेस्ट हो जाएंगी। रिटर्न ऑन एसेट का फार्मूला क्या है, वो है एसेट्स डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट, जो कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन होता है, डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, ठीक है। या आप एवरेज एसेट लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे टोटल एसेट जो है वो मैं अज्यूम कर रहा हूँ, इसको एंटर करें। ये आपके पास जो है वो फार्मूला है, इसको आप कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दें, तो ये आपके पास तमाम जो है वो बैंक्स का आपके पास जो क्या कहते हैं रिटर्न ऑन एसेट्स है वो कैलकुलेट होगा, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पे 5000 बैंक भी होते तो आप सिंपली यही एक फार्मूला लगाते, उसको कॉपी करके नीचे पेस्ट करते या ड्रैग करते, जो भी आप उसका शॉर्ट वे यूज़ करते तो आपके पास ये वैल्यूज आ जाते हैं। इस तरह से रिटर्न ऑन इक्विटी है, इसका फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय ये इक्विटी, टोटल इक्विटी या एवरेज इक्विटी। हमने जो है इस एग्जांपल में टोटल इक्विटी अज्यूम की हुई है, ये देख लें।
टोटल इक्विटी हमने ज्यूम किया। ठीक है, तो इसको एंटर प्रेस करें, ये आपके पास आ गया। यहाँ आके आप इसको लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग भी कर सकते हैं, ये दूसरा वे है। पहले मैंने आपको कॉपी पेस्ट दिखाया। इसके बाद कैपिटलाइजेशन चाहिए, इसका फार्मूला क्या है आपके पास, इक्विटी डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। ठीक है, तो ये आपके पास इक्विटी है, इसको डिवाइड करें आप टोटल एसेट्स पे, ये आपके पास 1 ईयर की कैलकुलेट होगी। और इसके अलावा यहाँ के अगर आप डबल क्लिक भी करेंगे तो भी ये आपकी जितने लेफ्ट साइड पे आपके पास जो वैल्यूज़ इंसर्टेड होगी तो वो ऑटोमेटिकली उसको वो सिर्फ डबल क्लिक करने से जो है वो इसको ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देगा। इसको मैं दोबारा करके दिखाता हूँ कि एक आपको मैंने बताया कॉपी करके पेस्ट कर दें, दूसरा मैंने आपको बताया आप ये जैसे ही क्रॉस आए आप इसको ड्रैग कर दें, तीसरा जो शॉर्टेस्ट वे आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे जैसे ही, तो ये देखें ऑटोमेटिकली इसने कैलकुलेट कर दिया। अब लिवरेज का फार्मूला कैसे है, लिवरेज का है जी लायबिलिटीज़ डिवाइड बाय एसेट्स। तो लिवरेज हमारे पास में लायबिलिटीज़, ये हमारे पास लायबिलिटीज़ हैं, डिवाइड बाय ये टोटल एसेट्स हैं, ये लिवरेज आ गई। लिक्विडिटी का फार्मूला हमारे पास क्या था, कैश और बैंक डिवाइड बाय टोटल एसेट्स, ये हमारे पास ये कैश डिवाइड बाय ये टोटल एसेट्स, ये हमने कैलकुलेट यहाँ पे कर दिया। इसी तरह से जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसका फार्मूला क्या था, रेशियो हमारे पास क्या है उसको कैलकुलेट करने की, ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय एसेट्स। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंस ये रहा और इसको डिवाइड बाय करना है एसेट्स, तो ये भी हमारे पास कैलकुलेट होगा। इसको सेव कर लें जी। अब जो है आपके पास ये आपका डेटा शीट आपके पास रेडी है, आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी आ गए, डिपेंडेंट वेरिएबल्स भी आ गए आपके पास। ठीक है, तो ये आपके पास पैनल जो डेटा है इसकी आपने शीट तैयार कर ली है। आपको पता है डेटा 3 किस्म के होते हैं, एक टाइम सीरीज डेटा होता है, एक क्रॉस सेक्शनल डेटा होता है और एक पैनल डेटा होता है। अभी मैं आपको जल्दी से एक क्विक एनालिसिस भी बता देता हूँ करके कि अगर आपने जो टाइम सीरीज डेटा अगर आपने अरेंज करना हो तो वो कैसे होता है, किस तरह से लगता है, और क्रॉस सेक्शनल डेटा भी वो किस तरह से अरेंज किया जाता है। ये बेसिकली पैनल डेटा है जिसमें एक से ज़्यादा कंपनीज हैं और एक से ज़्यादा टाइम सीरीज हैं। अब हम अगर इसमें इसी डेटा को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए जल्दी से। अब आप लेट्स सपोज आप किसी एक बैंक के ऊपर या किसी एक कंपनी के ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं, किसी एक कंट्री के ऊपर, और उसका आप इन्हीं तमाम वेरिएबल्स का इम्पैक्ट करना चाहते हैं उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे 10 साल तक। ये जैसे इस सैंपल में लेट्स सपोज हमारे पास 3 ईयर्स तक। तो अगर आपके पास, मैं ये बाकी सारे जो हैं ये रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अब देखें आपके पास सिर्फ एक कंपनी है, एक क्रॉस सेक्शन है या एक बैंक है, ठीक है, या एक ऑब्जेक्ट है, और आपके पास ईयर्स कितने हैं, एक से ज़्यादा हैं। मीन्स टाइम सीरीज आपके पास कितनी है, ज़्यादा है। ठीक है, टाइम जो है वो आपके पास एक से ज़्यादा, तो ये टाइम सीरीज डेटा बन जाएगा। एक कंपनी और एक से ज़्यादा अगर आपके पास ईयर्स हो तो ये कौन सा होता है, टाइम सीरीज डेटा होता है। तो टाइम सीरीज डेटा हो तो वह ऐसे अरेंज किया जाता है। ठीक है, उसमें सिर्फ एक कंपनी होती है बस, दैट्स इट। उसमें आईडी की ज़रूरत भी आपको नहीं है, बहरहाल आप कर लें तो ठीक है। तो अपना ये आपके पास जो है नेम उसमें गिवन है, ये 1 से ज़्यादा साल का डेटा है, और ये उसके जो आपके पास जो आपके वेरिएबल्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। अच्छा, अब आप अगर आपके पास ये था आपके पास टाइम सीरीज डेटा, अब आपको क्रॉस सेक्शनल डेटा हो। क्रॉस सेक्शनल डेटा ऐसा डेटा होता है जिसमें आप 50 आपके पास कंपनीज हैं और आप उनका एक साल में सेम ईयर में ये चेक करना चाहते हैं कि इनके ये वेरिएबल्स जो हमारे पास मॉडल हैं, इन वेरिएबल्स का इनके डिपेंडेंट पे क्या इंपैक्ट है, लेकिन आपका ईयर सेम है आपके सैंपल में। तो क्रॉस सेक्शनल डेटा को अरेंज करने के लिए मैं जल्दी से आपको करके दिखा देता हूँ। अब डेटा में जाता हूँ, मैं फिल्टर अभी लगा देता हूँ, तो अभी आपको ये क्रॉस सेक्शनल डेटा जो है वो समझ आ जाएगी। पहले मैं रिमूव कर दूँ सब कुछ। क्रॉस सेक्शनल डेटा जी, आप देखें ये क्रॉस सेक्शनल डेटा है जिसमें ईयर सेम है 2016, और इसमें जो कंपनीज हैं वो एक से ज़्यादा हैं। टाइम सीरीज में कंपनी सेम थी, ईयर एक से ज़्यादा थे,
और क्रॉस सेक्शन में ईयर ज़्यादा हैं और कंपनी ईयर सेम है और कंपनीज जो हैं वो एक से ज़्यादा हैं। तो और वेरिएबल्स ये उनके हैं एक एक साल के, 2016 के, 2016 हर कंपनी का 2016 का ये डेटा है। तो क्रॉस सेक्शन डेटा ऐसे अरेंज किया जाता है। टाइम सीरीज आपको मैंने पहले बताया था, और ये जो है ये आपके पास फाइनल डेटा है। ठीक हो गया। तो मैं इसको फिलहाल डिलीट कर रहा हूँ, दिस वाज जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल। ये हमारे पास मेन डेटा शीट है। अब हमने इस डेटा को जो है वो इंपोर्ट करना है या ट्रांसफ़र करना है स्टेटा सॉफ्टवेयर में, कि आप इसको एनालिसिस करने के लिए यूज़ कैसे कर सकते हैं। इस डेटा को स्टेटा में ट्रांसफ़र करने के लिए दो तरीके हैं। एक, आप सिंपली यहाँ पे आएँ, ये अपना डेटा कॉपी करें, ठीक है, और ये स्टेटा मेरे पास है पड़ा, ये मैं ओपन कर रहा हूँ। अच्छा, एसपीसीएस की तरह, एसपीसीएस सॉफ्टवेयर की तरह स्टेटा की भी दो विंडोज़ होती हैं। एक डेटा एडिटर होगा और एक उसकी आउटपुट विंडो होती है। दिस इज़ आउटपुट विंडो, ये इसका इंटरफेस है। ठीक हो गया। इसकी जो इसका जो डेटा एडिटर है वो कहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले ये देखें, ये इस टैब पे मैंने किया तो देखें डेटा एडिटर लिखा हुआ आ गया। इस पर आप क्लिक करें तो डेटा एडिटर इसका ओपन हो जाएगा। ठीक है, एक वे है। दूसरा वे ये क्या है, आप ये यहाँ पे देख रहे हैं एक कमांड की एक यहाँ पे इंटरफेस स्पेस है बड़ी कमांड की, जहाँ कमांड एंटर कर रहे हैं आप। ये कमांड यहाँ पे आप आगे एडिट लिखें, कैपिटल स्मॉल लेटर्स में एडिट लिखे। अब अच्छा, पहले मैं आपको कैपिटल लेटर्स में लिखता हूँ, देखें क्या होगा। देखें, इज़ नॉट अनरिकग्नाइज्ड, इट मीन्स कि स्टेटा में जो कमांड्स हैं वो कैपिटल लेटर्स में यूज़ होती हैं। ठीक है, स्टेटा कैपिटल स्मॉल लेटर्स में कमांड्स को एक्सेप्ट करता है। तो मैंने इसको एडिट किया, तो ये दूसरा तरीका देखें, इसकी वही डेटा शीट डेटा एडिटर ओपन हो गया। ठीक है, तो ये जैसे डेटा एडिटर आपका ओपन होगा, आप इसको आपने वहाँ से डेटा एक्सेल से मैंने कॉपी किया हुआ है, आपके सामने किया था, ये फिर दिखाता हूँ, ये डेटा मैंने कॉपी किया हुआ है। आप सिंपली यहाँ पे आके कंट्रोल भी करेंगे, ये एक विंडो ओपन होगी। आप वेरिएबल नेम्स पे जो है इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखेंगे आपके पास डेटा जो है वो स्टेटा में आ गया, विच इज़ वेरी सिंपल। एक और चीज़ यहाँ पे देखेंगे, ये रेड हो गई है ये वाला कॉलम बैंक नेम, वो इस वजह से कि ये स्ट्रिंग वेरिएबल्स हैं। तो सॉफ्टवेयर जो है वो उन वेरिएबल्स को ट्रीट करता है जो कि नंबर्स में होते हैं, स्ट्रिंग में नहीं होते। तो इस वजह से आईडीज़ जनरेट की जाती हैं, ताकि अगर आपने ये आईडीज़ भी यूटिलाइज होती हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो बहरहाल इसके होने या होने से हमें फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमारे सिर्फ हमारे जो है अंडरस्टैंडिंग या हमारी इन्फॉर्मेशन के लिए कि हमें पता होना चाहिए कि टू जो आईडी है वो मेरे पास इस कंपनी की मैंने आईडी दी हुई है। आप यहाँ से डेटा एडिटर क्लोज कर दें तो कोई इशू नहीं होगा, डेटा जो है वो डेटा एडिटर में सेव होगा। मैं अगेन आपको यहाँ से, अब पहले मैंने एडिट किया था, मैं अगेन आपको इस पर क्लिक करके दिखाता हूँ, तो ये देखें आपका डेटा अवेलेबल है। ठीक है, तो जब कभी भी आप अपना डेटा जो है वो एडिटर ओपन करना चाहते हैं तो सिंपली एडिट प्रेस करके एंटर करेंगे तो हो जाएगा। अगर आप बार बार एडिट प्रेस नहीं करना चाहते, देखें यहाँ पे आपने जितनी कमांड्स यूज़ की, यहाँ पे कमांड्स जो है स्टोर होती रहेंगी वन टाइम के लिए। ठीक है, अगर आप उनको सेव नहीं करते तो ये देखें, मैंने इस पर आप क्लिक करेंगे, जैसे ये देखें यहाँ पे एडिट आ गया, फिर आप एंटर प्रेस करेंगे तो शीट दोबारा ओपन हो जाएगी। अच्छा, एक तो वे ये है। दूसरा वे ये क्या, इंपोर्ट करना आपने इसको डायरेक्ट, उसका तरीका क्या है। अच्छा, अब ये जो आपका डेटा है जो आपके डेटा एडिटर में है, अब आप चाहते हैं कि यार आपका डेटा रॉन्ग वो हो गया या आपने कोई और डेटा इंपोर्ट करना है, क्योंकि आप एक टाइम पे सिर्फ एक डेटा शीट यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए इस डेटा में क्या ऑप्शन अवेलेबल होती है, आप कमांड में आके क्लियर टाइप करें, CLEAR क्लियर आप एंटर करेंगे तो आपका डेटा जो है रिमूव हो जाएगा। मैं अगेन जो है एडिट करके अभी आपको दिखा देता हूँ, देखें आपका डेटा रिमूव हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब मेरे पास डेटा नहीं है, अब मुझे दोबारा डेटा चाहिए, मैं इसको इंपोर्ट करना चाहता हूँ। इंपोर्ट करने के लिए मैं पहले इस एक्सेल शीट को क्लोज करता हूँ। ठीक है, इंपोर्ट करने के लिए आप यहाँ पे जाएं, फाइल पे जाके ये देखें इंपोर्ट का ऑप्शन गिवन है। इंपोर्ट में आपने यहाँ पे बताना है कि आपका डेटा किस फॉर्मेट में सेव है। हमारा डेटा एक्सेल में सेव है। ठीक है, यहाँ से आप ब्राउज करके अपना डेटा जहाँ पे अपने पेस्ट सेव किया है वहाँ से आप एक्सेस करें। तो ये मेरा पाथ ऑलरेडी गिवन है, जहाँ भी मैंने सेव किया होता है, ये मेरा डेटा पड़ा हुआ है। ये डेटा है जो भी मैंने आपको करके दिखाया, ये शीट है, इसको मैं ओपन करता हूँ। उसके बाद ये एक विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, इसमें आपने इंपोर्ट फर्स्ट रो एज वेरिएबल पे टिक करना है। ओके, प्रिजर्व जो है ये वेरिएबल केस जो है, आप देखें आपने यहाँ पे कैपिटल वेरिएबल्स का नाम हमने यूज़ किया, उन्हें देखें कैश, ए, लाइबिलिटीज़, इक्विटी। मैंने आपको बताया था कि सॉफ्टवेयर में जो है वो
आप इजी होता है कि आप इट्स रिकमेंडेड कि आप इसको जो वेरिएबल्स के नेम है वो आप कैपिटल स्मॉल में रखें, क्योंकि फिर आपको वरना बार बार कैप टैप आपको टाइप करना पड़ेगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो है अनलेस एंड अनटिल आप सेम एज इट इज अगर ये कैश इस फॉर्मेट में अगर आप इस फॉर्मेट में, अच्छा मैं अभी आपको सिंपल करके दिखाता हूँ, फिर मैं अभी दोबारा दिखाता हूँ। लेट्स से मैं अभी प्रिजर्व नहीं छोड़ता, मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये मेरा डेटा मेरे डेटा एडिटर में आ गया, ये वही सेम डेटा इंपोर्ट हो गया। और इसी तरह से यहाँ पे देखें, ये मैंने आपको पहले नहीं बताया, यहाँ पे वेरिएबल्स भी आपके पास आ रहे होते हैं कि आपके डेटा में कौन कौन से वेरिएबल्स अवेलेबल हैं। ठीक है, जो हमने ऑलरेडी जिनको हमने नेम किया हुआ है, और यहाँ पे उनका लेबल भी आ रहा है। लेबल आप चेंज भी कर सकते हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ लेबल कैसे चेंज कर सकते हैं। अब देखें कि आपने जो है लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे कोई भी मैं एक एनालिसिस करना चाह रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, मुझे समरी चाहिए कैश की। ठीक है, मैंने देखें ये कैपिटल में लिखा, ओके। तो मैं जब ऐसे क्लिक करूँगा तो ये देखें क्या मेरे पास ऑप्शन आया, कैश नॉट फाउंड। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं सम कैश, मुझे अब कैपिटल में करना पड़ेगा तब जाकर मुझे समरी देगा। ठीक है, तो मुझे बार बार कैप स्मॉल कैप लॉक मुझे यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, और इस तरह से अगर मैं इस सम कैश करता हूँ तो अगेन जो है वो सम इज़ अनरिकग्नाइज। क्योंकि स्टेटा की जो कमांड्स होती हैं वो हमेशा ये देखें स्मॉल वर्ड्स में लेटर्स में जो है वो स्टेटा उसको एक्सेप्ट करता है। तो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप ये जो डेटा है आपका ये आप हमेशा कैपिटल स्मॉल लेटर्स में ही जो है इनको पुट करें। इसका मैं दोबारा अभी आपको क्लियर करता हूँ पहले, फिर मैं अगेन इंपोर्ट पे जाता हूँ, सेम प्रोसेस फॉलो करता हूँ। ये डेटा हमने इंपोर्ट किया और अब मैं जो है ये इंपोर्ट फर्स्ट रो पे क्लिक कर दिया। अब मैं प्रिजर्व में जाके यहाँ पे देखें इसको लोअर केस कर देता हूँ। ठीक है, और ओके प्रेस करता हूँ। तो अब देखें ये नेम्स मेरे सब जो हैं वो लोअर केस में हो गए, पहले अपर केस में थे। ठीक है, लेकिन लेबल्स हमारे अपर केस में लेबल्स हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इस तरह से जो है आप डेटा में डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। ओके, अब जो है आप इस डेटा को जो है वो आपके पास ये जो लेबल्स हैं अगर आप इनको चेंज करना चाहते हैं अपने इन्फॉर्मेशन के लिए, कि लेट्स सपोज आप भूल गए कि LIAB क्या है आपके पास, तो आप इन लेबल्स को चेंज करने के लिए आप यहाँ पर डेटा में जाएँ, डेटा में जाके आप डेटा यूटिलिटीज़ में जाएँ और डेटा यूटिलिटीज़ में जाके आप लेबल वेरिएबल पे जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देख दिया कि आपने अटैच लेबल टू अ वेरिएबल, उसको आपने ये बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट था कि आपने वेरिएबल के साथ लेबल अटैच करना है। अगर आप नहीं करेंगे, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा, चलो पहले मैं इस पर क्लिक करके सबमिट करता हूँ, आप देखेंगे यहाँ से लेबल रिमूव हो जाएगा। ओके, यहाँ से वेरिएबल भी सिलेक्ट करने हैं आपने, कौन सी वेरिएबल के साथ लेबल रिमूव करना है। अगर आपने सब के साथ करना है तो फिर आपको जो है वो सब सेलेक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, एनीवे लेट्स सपोज मैं कोई एक वेरिएबल आपको करके दिखाता हूँ। लेट्स सपोज कि बैंक नेम के साथ मुझे वेरिएबल नहीं चाहिए, मैंने इसको सबमिट किया, जैसे ही यहाँ पे देखें बैंक लेबल, इसके साथ लेबल जो है वो रिमूव हो गया। बहरहाल अब आप इनको लेबल को चेंज करना चाहते हैं लेट्स सपोज अगर, तो ये यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ कि ये लायबिलिटी है, लेट्स सपोज ये क्या है, उधर भी क्योंकि LIAB है जो मैंने एक्सेल में दिया हुआ था, अब यहाँ पे लिख दें कि ये मेरे पास जो है वो लिवरेज रेशियो है मेरी। ठीक है, लिवरेज है, तो अब इसको सबमिट करेंगे जैसे ही, तो आप यहाँ देखेंगे LIB के आगे यहाँ पे लिवरेज आ गया। तो अब आपको पता होगा कि LIB वर्ड स्टैंड फॉर, ये आपने इसको शॉर्ट फॉर्म में क्यों लिखा हुआ है। तो इस तरह से जो है आप लेबल जो है वो भी आप क्या कहते हैं चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड चीज़ जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, वो क्या दिखाना चाह रहा हूँ, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है आपके पास। वो ये दिखाने जा रहा हूँ कि एक तो आपने ये देखा कि आपने एक्सेल में जो है ये आपके पास जैसे एक शीट है लेट्स सपोज, ये हमारी एक शीट थी। ठीक है, जिसको हमने एक्सेल में कैलकुलेट किया था ये रेशियोज। ठीक है, हमने एक्सेल में कैलकुलेट किया था ये वाले रेशियोज। लेट्स सपोज हमारे पास सिर्फ यही डेटा है जो हमने रिपोर्ट से एक्सेस किया था, एक्सट्रैक्ट किया था, अभी ये रेशियोज हमने कैलकुलेट नहीं की। अब आप सिंपली इस डेटा को मैं सिर्फ कॉपी पेस्ट करके स्टेटा में जो है वो पुट कर रहा हूँ, क्लियर करता हूँ, एडिट करता हूँ,
यहाँ पे जाके वेरिएबल नेम करेंगे और ये डेटा आपके पास यहाँ पे आ गया। इसको मैं क्लोज करता हूँ। ठीक है, अब आपके पास ये मेन वेरिएबल्स हैं, बट आपको अपने जो हैं ये आपका वो डेटा है जो आपने हेड्स कैलकुलेट किए हैं इन रेशियोज़ को कैलकुलेट करने के लिए। अब आपने ये रेशियोज़ कैलकुलेट कर लिए हैं, तो स्टेटा में भी आप ये रेशियोज़ जो हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए क्या वे है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। आप सबसे पहले टाइप करेंगे यहाँ पे जेन, ठीक है, जेन कमांड। उसके बाद आपको क्या चाहिए, रिटर्न ऑन एसेट चाहिए। ओके, उसके बाद आप इक्वल प्रेस कर दें रिटर्न ऑन एसेट्स के बाद। रिटर्न ऑन एसेट्स का फार्मूला क्या है, अब यहाँ पे देखें, वो होता है जी प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन, जो कि नेट प्रॉफिट है, डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। ठीक है, तो ये PAT गिवन है यहाँ पे देखें, इसके साथ ये एरो बना हुआ है। इसमें मैं जब क्लिक करूँगा ना तो ये यहाँ पे देखें, इस कमांड पे ये चीज़ इस बॉक्स में ये चीज़ जो है ये इसकी जो फिगर है वो यहाँ पे ये PAT यहाँ पे आ जाएगा। ये देखें PAT यहाँ पे आ गया। ठीक है, बहरहाल ये स्पेस के साथ आता है, तो हमें ये कैलकुलेट करने के लिए और उसके बाद डिवाइड किया। अब इसको मैनुअल, अब एक मैंने ये वे यूज़ किया, दूसरा मैं अब इसको मैनुअल भी कर सकता हूँ। दूसरा क्या है, एसेट्स, ASSETS। ठीक है, सॉफ्टवेयर में अगर आप सिर्फ ASS भी कर देंगे तो वो उसको रीड कर लेगा। अगर इससे सिमिलर कोई और वैल्यू यहाँ पे नहीं है तो ASS वाली सिर्फ एक ही है जो ASS से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको अगर मैं सिर्फ ASS भी कर दूंगा तो भी आप देखेंगे कि ये जो है अपना इसको जनरेट कर देगा। आप रिटर्न ऑन एसेट्स अभी मैं आपको शीट में दिखाऊंगा, कैलकुलेट हो जाएगा। इसको मैं एंटर प्रेस करूँ जैसे ही, अब यहाँ देखें ये जो है कोई रेड नहीं है, तो इट मीन्स इसने कैलकुलेट कर दिया। मैं डाटा शीट पे जाता हूँ तो यहाँ पे देखें, ये देखें ROI की वैल्यू कैलकुलेट हो गई, ऑटोमेटिकली आ गई। ये वही वैल्यू है जो कि ये देखें सेम वैल्यू 0013488, ये देखें, और ये 00100 सेम वैल्यू है। तो इस तरह से भी आप जो हैं अपने जो न्यू वेरिएबल जनरेट करके, कमांड है GN, वेरिएबल का नेम जो आप नेम देना चाहें, इक्वल के बाद आप ये उसका जो भी कैलकुलेशन का जो फार्मूला है वो टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे तो उसको न्यू वेरिएबल जो है जेन का मीन्स बेसिकली जनरेट रिटर्न ऑन एसेट्स, वो किसके इक्वल होता है, वो इन दो वेरिएबल्स को डिवाइड कर दूँ मैं तो मेरे पास रिटर्न ऑन एसेट आ जाता है। तो इस तरह से जो है आप अपने तमाम जो भी आपके वेरिएबल्स हैं वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और मैं आपको करके दिखा देता हूँ, रिटर्न, अब मैं आपको इक्विटी दिखा देता हूँ, रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है, अब इसको ज़रूरी नहीं कि आपने हर टाइम हर बार पूरी कमांड ही टाइप करनी है। अगर आपकी कोई सेम कमांड है तो आप सिंपली इस पर जाकर क्लिक करें तो ये आपके पास जो है वो प्रीवियस कमांड आपके पास आ गई। तो अब आपने इसको मैनुअल भी जो है एडिट करना है। रिटर्न ऑन इक्विटी, PAT आपको चाहिए रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट करने के लिए, और आपको एसेट्स की जगह पे इक्विटी चाहिए। अब मैं पूरा टाइप कर देता हूँ, यहाँ पे पहले मैंने शॉर्ट टाइप किया था और एंटर प्रेस करूँगा तो ये देखें ये रिटर्न ऑन इक्विटी भी आ गया। इसी तरह से अगर आप इस कमांड को दोबारा यहाँ पे लेके आना चाहते हैं तो उसका एक और तरीका भी होता है कि आप इसको जो है पेज अप का जो बटन होता है आपके कीबोर्ड पे वो प्रेस करेंगे जैसे ही, तो आपके पास जो लास्ट कमांड है आपने यूज़ किया वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, अब देखें मैं इसको क्लिक नहीं कर रहा, मैं सिर्फ पेज अप का बटन मैंने अपने कीबोर्ड पे प्रेस किया तो ये कमांड यहाँ आ गई। ओके, अब लेट्स सपोज आपने कैलकुलेट करनी है एक और रेशो जो कि आपके पास कौन सी है, एक्सेल से मैं देख लेता हूँ, कैपिटलाइजेशन रेशो। ठीक है, तो कैप रेशो जिसका फॉर्मूला होता है इक्विटी डिवाइडेड बाय एसेट्स। अब एंटर प्रेस किया तो एक और फॉर्मूला भी मैंने। तो इस तरह से अब आप देखेंगे आपके डेटा शीट में, ये डेटा एडिटर में देखें, ये आपकी 3 रेशोज़ मैंने कैलकुलेट किए, वो तीनों यहाँ पे आ गई हैं। तो इस तरह से जो है वो आप अपनी जो भी कैलकुलेशन है डेटा एक्सट्रैक्ट करके एक्सेल में, फिर स्टेटा में, एक्सेल में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, स्टेटा में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया डेटा रिपोर्ट से कैसे एक्सट्रैक्ट करना है एक्सेल में, फिर एक्सेल से SPSS में स्टेटा में कैसे करना है, और स्टेटा में कैलकुलेशन कैसे करनी है, लेबलिंग कैसे करनी है। अब आप इसको लेट्स सपोज कि ये आपके पास क्लियर करता हूँ मैं, एडिट करके दोबारा मैं डेटा इंसर्ट करूँ। ओके, इसको आप यहाँ पे क्लोज भी कर देंगे तो इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, डेटा ऑलरेडी सेव है आपका, शीट में अवेलेबल है। अब मैं अपने ये जो डेटा है मेरा, ये जो डेटा है मैंने जो वो किया मैंने इस सॉफ्टवेयर में स्टेटा में इंसर्ट किया है, अब मैं इसको सेव करना चाहता हूँ कि आई डोंट वांट कि मैं बार बार जो है अपने डेटा को अपना बार बार जो है वो एक्सेल से ओपन करूँ। आप डायरेक्टली जो है स्टेटा
कि जो फॉर्मेट है CSV, उसमें आप इसको सेव कर सकते हैं। उसका क्या तरीका है? उसका तरीका ये है कि आप यहाँ पे फाइल में यहाँ पे ये देखें, ये सेव का बटन है, वन आप जो है फाइल में जाके भी सेव कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे ये सेव का टैब ऑलरेडी गिवन है। तो यहाँ पे अपना पाथ बताएं कि आपने इसको कहाँ सेव करना है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे करता हूँ, तो ये मेरी जो है अपना, मैं इसको बैंक डेटा के नाम से सेव कर रहा हूँ। ये देखें स्टेटा डेटा ऑलरेडी जो है उसने जो स्टेटा का फॉर्मेट है वो यहाँ पे गिवन दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे मैं जैसे इसको सेव करूँगा तो ये अब मेरा जो डेटा है ये स्टेटा फॉर्मेट, स्टेटा का जो यहाँ डेटा एडिटर का जो फॉर्मेट है उसमें सेव हो गया है, ठीक है। तो अब मुझे इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिंपली इसको ओपन करने की ज़रूरत है। अब लेट्स सपोज मैं इसको पहले क्लियर करता हूँ। अभी ये मैंने सेव किया बट मेरे डेटा एडिटर में है। अब मैं इसको पहले क्लियर करता हूँ, मेरे डेटा एडिटर से ये गायब हो गया। अब मैंने एनालिसिस करना है और मुझे ये जो डेटा मैंने सेव किया है ये मैंने रिट्रीव करना है, ओपन करना है। तो उसका क्या भैया, सिंपली आप यहाँ पे फाइल पे जाएँ, यहाँ पे आप देखें आप ओपन पे क्लिक करेंगे। पहले हमने इंपोर्ट पे क्लिक किया था, अब आप ओपन में करेंगे क्योंकि ये हमारा जो डेटा है वो इसके फॉर्मेट में सेव हुआ है स्टेटा के। ओपन में गया तो ये देखें ये बैंक डेटा, ये DTA फाइल लिखा हुआ है। ओके, इस पर क्लिक करके यहाँ पे आप ओपन करें। तो अब मैं इसको आपको दिखाता हूँ। ये देखें वो मेरा सेम डेटा जो है वो मेरे सॉफ्टवेयर में दोबारा उसने इसको रिट्रीव कर लिया। सो this was all about for today. I hope this video is very useful. We'll meet you in the next video. Take care and thank you.